इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ इन्फेंट्री के म्यूज़ियम में, जो कि इंदौर के पास में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर यानी कि महू में सिचुएटेड है। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊँ यहाँ पे, क्योंकि आप सब लोग आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। और ऐसी चीज़ें जो आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ी हुई है, उसकी विरासत, उसकी हेरिटेज से जुड़ी हुई है, वो देख के आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। इस म्यूज़ियम के अंदर मॉडर्न इंडियन आर्मी की हिस्ट्री की बिल्कुल शुरुआत से चीज़ें बताई गई है। और उसी प्रोसेस में एक बहुत ही खूबसूरत मैप है यहाँ पे, जिसमें दिखा रहा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के सेटलमेंट्स और दूसरी यूरोपियन पावर के सेटलमेंट्स थे। यूरोपियन ट्रेड सेंटर्स फ्रॉम 1498 टू 1747। आप देख सकते हो, खुद ही आप रीड कर लीजिए। इतने अच्छे मैप्स हमको कहीं पे भी नहीं मिलते जितने अच्छे यहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपने इन्फेंट्री के इस म्यूज़ियम के अंदर लगा के रखे हुए। इस छोटी सी गैलरी में पूरी मॉडर्न इंडियन आर्मी की हिस्ट्री को समराइज करके लिखा। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन इन्फेंट्री 1747, अराइवल ऑफ ब्रिटिश 39 फुट इन्फेंट्री 1747, सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। आप खुद रीड कर सकते हैं, मैंने काफ़ी देर कैमरा को होल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैप ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज भी है, जो मद्रास में ब्रिटिशर्स ने अपना एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट फोर्टिफाई करके उसको इस्टेब्लिश किया था। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फर्स्ट यूरोपियन इन्फेंट्री इन इंडिया। Strangely, the first European infantry elements to be stationed in India was the first European Bombay Regiment. This was raised by King Charles II of England to occupy and defend the islands of Bombay, which he had got in dowry from marrying a Portuguese princess. इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। कैथरीन की शादी हुई थी इनसे, और उसके बाद में बॉम्बे इन्फेंट्री सबसे पहली इन्फेंट्री थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इंडियन इन्फेंट्री रेजिमेंट 1751। The locals were recruited as sepoys by Major Stringer Lawrence along with the 1st European Infantry Regiment in the battles against the French and local rulers. The gallant show and determination put up by Indian sepoys during the siege of Arcot, जो कि कार्नेटिक रीजन की कैपिटल हुआ करती थी, prompted him to organize them into what was called as first Carnatic Infantry, sometimes after November 1751। और उसके बाद बंगाल आर्मी का गठन होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग इलाके के सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है। राइफल ब्राउन बेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइफल ब्राउन बेस। आप देख सकते हो कि इनिशियल गन्स जो यूज़ की जाती थी वो कैसी होती थी, कितनी हैवी और कितनी लंबी गन्स हुआ करती थी। शायद आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा इस वीडियो में देख के उसको, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो बहुत ही लंबी गन्स है। और नीचे जो गन्स हैं, जो बहुत वाइड माउथ की गन्स हैं, फ्लिंट लॉक ब्लंडर बस गन्स। Now see how beautifully they have made the formations, or have explained the formations of the Battle of Plassey. Here you see the formations of Nawab Sirajuddaulah. This was the Bengal camp. The blue indicates infantry, the blue with white indicates cavalry, red indicates British troops, and white and red indicates sepoys, that were mostly British Indian soldiers, or the Indian soldiers fighting for the Britishers. Now you see how there was a river on the bank of which this battle was fought. The river was Bhagirathi River. Mir Badan Khan, Rai Durlab, Raja Durlab. These two troops were of the Rai Durlab. Yar Lutf Khan, Mir Jafar, and here is also Mir Jafar. Now you see Britishers. These are the mango grooves. ये जो mango grooves है ना, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने गन पाउडर को बहुत ही बचा के रखा हुआ था मॉइस्चर से, कवर करके उसको टारपोलिन में। एंड दीज आर द नेम्स ऑफ ब्रिटिश जनरल्स जो कि अलग अलग पोजीशन पे थे। और वहाँ पीछे आपको प्लासी का गांव दिखाई दे रहा है। सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, वंडरफुली डिस्प्लेड। Just have a look at this wonderful dummy
of a Mysorean soldier. A Mysorean soldier holding a Mysorean rocket. See, this was the sword of the Mysorean rocket, such a long, heavy sword. और इसके पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये कैस्केड दिखाई दे रहा है। इसी कैस्केड में जो बत्ती निकली हुई है, इसी बत्ती में आग लगाई जाती थी और ये रॉकेट फायर होता था। और हवा में जाके जब इसका गन पाउडर एग्जॉस्ट होता था, तो फिर ये गिरता था दुश्मन के ऊपर, और ये तलवार गाज की तरह दुश्मन के ऊपर गिरती थी। ये कपड़े देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उस समय के कोई प्रिजर्व्ड कपड़े हैं, जो बिल्कुल वैसे के वैसे ढाके इस डमी के ऊपर डाल दिए। बट दिस इज द डमी ऑफ अ मैसूरियन सोल्जर फाइटिंग फॉर टीपू सुल्तान। Now you see, this is the dummy of a Maratha soldier fighting during the third पानीपत वॉर। और इन दोज टाइम्स, उस ज़माने में मराठा सोल्जर्स जिस तरह के ड्रेसअप में लड़ते थे, बिल्कुल वैसा का वैसा ड्रेसअप करके इस डमी के ऊपर डाला हुआ है। यू कैन सी एक बड़ा ज़बरदस्त वेपन है इनके हाथ में, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एक बड़ी सी ब्रॉड सॉर्ड है इनके पास में, कर्व्ड ब्रॉड सॉर्ड, और इस हाथ में इनके है दंड पट्टा, जो कि डेक्कन का एक बड़ा खास वेपन होता था, जिसके बारे में मैंने बताया भी था जब शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। तो अफजल खान का एक बॉडीगार्ड सैयद बंदा है, दंड पट्टा चलाता था, और वैसे ही दंड पट्टे मराठा भी यूज़ करते थे, एंड दे वर वेरी गुड एट इट। So you can have a look at it, that how Maratha soldiers looked during the 18th century. ये एक और गैलरी में मैं आया हूँ, जो कि अंडर रिपेयर है, तो इसमें कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये खुखरियाँ देख के और इनकी कमर में बंधी हुई इन खुखरियों को, बड़ी बड़ी खुखरियों को देख के मैं समझ गया हूँ कि दे आर द गोरखा सोल्जर्स, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट होने से पहले, जब अपने कंट्री के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो उनका गेटअप कुछ इस तरह से हुआ करता था। वेरी सिंपल गेटअप, द हिमालयन ट्राइबल गेटअप। और अभी ये गैलरी और डेवलप हो रही है, आगे और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी इसमें। See how realistically they have created this scene. It was during the 1857 rebellion that a rebel was tied to the mouth of a large cannon, and the British was lightning the cannon, igniting the cannon rather, not lightning. And now this man is going to get bursted into pieces. But how realistic it is! This is the officer who is giving the order to fire, and this is the soldier who would be igniting the gun. And then you know what would happen to this unfortunate individual who was a rebel against the Britishers in the 1857 rebellion. But how realistic it looks, more realistic when you're here rather when you watch the video. Now just have a look at the grand map of India. This is very huge, and you can see this is British expansion in India 1757 to 1890 as it is shown here. And this is how they are trying to express it and show it on the map. The orange areas that are, ये जो orange areas है, ये determine कर रहे हैं areas directly ruled by British. मैंने लेक्चर में भी बताया था, कुछ ऐसे regions होते थे जो British directly rule करते थे, British provinces. And the areas which are indicated in cream colors are the princely states, वो इलाके जो इंडियन रूलर्स ने सब्सिडियरी अलायंसेस साइन करके ब्रिटिशर्स के साथ में या उनके सबॉर्डिनेशन में रूल किए थे। तो यू कैन हैव अ लुक एट इट। This is yet another gallery to be proud of, and this is the gallery of the Battle of Saragadi 1897, where 21 Sikh men put a gallant fight against almost 10,000 Afghan Pathans. This is how you can see Havaldar Ishar Singh commanding his men to keep fighting against heavy odds. And these were the guns which they used. These are musket rifles. See, this is an impression developed by an artist.
कि किस तरह से उसका टरीन रहा होगा जहाँ पे सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई होगी। और ये कुछ रियल फोटोग्राफ्स हैं फोर्ट गुलिस्तान के। उसके नीचे बर्नट आउट रिमेन्स ऑफ सारागढ़ी फोर्ट, फोर्ट लॉकहार्ट ऑन द स्काई लाइन, पीछे लॉकहार्ट फोर्ट दिखाई दे रहा है, एंड द रूइंस ऑफ सारागढ़ी। जस्ट लड़ाई के बाद की ये फोटोग्राफ्स है, वेरी रेयर। ये गैलरी और इसके फोटोग्राफ्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान के हैं, जो फ्रांस के अंदर एक्शन हुआ था, और प्राइमरीली सिख फोर्सेस ने यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड आई कैन सी इट इंटरेस्टिंगली कि उन्होंने ज़्यादातर साइकिल का यूज़ किया था इस युद्ध के अंदर। हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड हैव बीन, आप देख सकते हो उनकी बाइसिकल्स के ऊपर कितना लगेज और कितना सारा आर्म्स एम्यूनिशन लोडेड है। और उसके बाद फ्रांस के टरीन के अंदर इन्होंने साइकिल से डिस्पैचेस करके और साइकिल से ट्रैवल करके इस लड़ाई को लड़ा था। वंडरफुल। कुछ बंदूकें हैं जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे यूज़ हुई थी। राइफल नंबर 1 MK3, राइफल स्पॉटिंग स्टैंड 9.5, जर्मन मोजर, इटालियन पिस्टल, कुछ बहुत ही बड़ी इटालियन पिस्टल, पिस्टल ऑटो ल्यूगर, ल्यूगर पिस्टल, एंड दिस इज जर्मन मॉडल कार्बाइन। और उसके नीचे फ्रेंच मॉडल की कार्बाइन है, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जर्मन कार्बाइन काफ़ी हैवी है। एंड उसके नीचे है एयर स्ट्रीम कार्बाइन, और सबसे नीचे है दिस लुक्स लाइक अ मीडियम मशीन गन। मीडियम मशीन गन की तरह लग रही, जी हाँ, ये मैटसन मशीन गन है यहाँ पे लिखा हुआ। दिस इज अ जर्मन क्लॉ गन which was captured by 2nd Kashmir Rifles in East Africa on 30th July 1915. A proud moment for Indian forces. इन्फेंट्री के म्यूजियम में एक बहुत ही सुंदर चीज़ मुझे देखने को मिली। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री इन अ नटशेल। एक सिंपल सी फोटो गैलरी में इन्होंने पूरी इंडियन हिस्ट्री को समराइज कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि मैं ना ये पूरा एक छोटा सा शॉर्ट इसका रिकॉर्ड कर लूँ और आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना हो तो आप इस पूरे चार्ट के थ्रू रिवीजन कर सकते हो, कैसे कैसे इंडियन हिस्ट्री के अलग अलग फेज़ में क्या क्या हुआ। यहाँ से शुरू करते हैं। आपको जब भी इसको देखना हो आप पॉज करके देख सकते हो, किसी चीज़ को पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। आज मैं सेल्फी स्टिक नहीं लाया हूँ, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर सम हैंड मूवमेंट्स, वॉबलिंग ऑफ कैमरा। हो सकता है कि कुछ एक फैक्ट्स ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन ये मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको ताकि आप छोटा मोटा रिविजन कर सको। इतने अच्छे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, इतने संक्षिप्त, इतने एक्यूरेट, और इतनी जल्दी पढ़ सके जाने वाले। ज़रूर देख लेना एक बार ये सारे नोट्स, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। जहाँ पे भी किसी चीज़ को पढ़ना हो वीडियो को पॉज कर देना और स्क्रीन को थोड़ा सा एनलार्ज कर देना, जूम इन कर देना, तो उस चीज़ को पढ़ सकते हो। और अगर कोई ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट है ना, तो इस वीडियो का यूज़ करके अपने हिस्ट्री के समराइज्ड नोट्स भी बना सकता है या सकती है।
और ये फाइनली हम पहुंच गए 1947 पे। 1962 से लेकर 1965 तक इंडियन आर्मी का एक बड़ा खास वेपन था रिकॉइललेस जीप गन, आरसीएल जीप गन, जिसका यूज़ 1965 की लड़ाई में बहुत ज़्यादा हुआ था और इसने पाकिस्तान के कई पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, उन्होंने ये वाली नहीं लेकिन ऐसी एक गन का यूज़ करके दुश्मन के 11 पैटर्न टैंक्स उड़ाए थे। देखे किस तरह से ये जीप होती थी, पुरानी विलीज की जीप की तरह दिखाई देती, और ये इसके ऊपर बड़ी सी गन माउंटेड है जो कितने एमएम का शेल फायर करती है ये तो श्योर नहीं है, इस पर लिखा नहीं हुआ है, कहीं मैं लिखा हुआ होगा तो बताऊंगा, बट दिस इज हाउ इट लुक्ड लाइक। वंडरफुल टू राइड सच अ गन। एक ड्राइवर, एक कमांडर और एक ऑपरेटर, प्राइमरीली 3 लोग मिलकर इस तरह की गन को ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, एक सैंड मॉडल मैप, जिसमें 1971 के वॉर के दौरान इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों की जियोग्राफिकल और उस समय की स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस बताई गई है। उधर नॉर्थ में आप देख सकते हो अफगानिस्तान है। अब आप देखिए सैंड मॉडल मैप्स कैसे होते हैं, किस तरह से बनाए जाते। फोर्सेस लड़ाई पे जाने से पहले बहुत रियल लाइफ मैप्स बनाती है और उसमें बहुत सारे सैंड मॉडल्स बनाए जाते हैं। या देख सकते हो आप इंडिया है और दिस इज़ दिल्ली, फिर दिल्ली से आप आगे चले अम्बाला, अम्बाला से चंडीगढ़, जलंधर, दिस इज़ पंजाब, और ये जो शकरगढ़ रीजन और सियालकोट रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यही वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्टर्न फ्रंट में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ था। सबसे इंटेंस वॉर यहीं पे हुआ था। इसके अलावा ये वाली जगह भी एक है जो आपने देखी भी होगी, लोंगेवाला, जो राजस्थान बॉर्डर पे है, तो यहाँ पे भी एक बड़ा हमला पाकिस्तान ने किया था जो हमने डिफेंड किया था। और ये शकरगढ़ सेक्टर है जो आप देख सकते हो, भारत के अंदर एक बल्ज है पाकिस्तान का, और उसके नॉर्थ में हिमालय के माउंटेन्स हैं। और इस तरह से शकरगढ़ बल्ज में हमने एंटर करके, पेनिट्रेट करके पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया को कैप्चर किया था। ये कुछ वेपन्स हैं जिनको देख के आपको बहुत खुशी होगी। यहाँ पे ये एक रॉकेट लॉन्चर है। खुशी क्यों होगी अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक स्प्रिंगफील्ड राइफल है, ये एक चाइनीज़ लाइट मशीन गन है, बेयोनेट ऑफ ली एनफील्ड राइफल, G3 राइफल और चाइनीज़ लाइट मशीन गन। ये सारे वो हथियार हैं जो 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान से हमने कैप्चर किए थे। ऐसे और भी बहुत सारे हथियार हैं जो कई दूसरे म्यूजियम्स में रखे हुए हैं, क्योंकि सारे हथियार एक साथ डिस्प्ले पे नहीं लगा सकते। कुछ टैंक्स भी हैं जो हमने कैप्चर किए थे और डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। फाइनली मैं म्यूज़ियम से बाहर आ चुका हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, लेकिन इससे पहले कि वीडियो एंड करूँ, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। द इंडियन फ्लैग फ्लाइंग हाई। जय हिंद।